अब आ गया हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, जो कहता हूँ यहीं पे बन जाएगा, बिल्कुल यहीं पे बन जाएगा। मुझे बस ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और इन लाइनों को आगे तक थोड़ा खींच के बनाना पड़ेगा। लाइमन, बामर, पाशन, है ना, जो सीरीज़ है वो बना के देखेंगे, अभ्यास करेंगे, इसको भी अपनी कॉपी में बनाएंगे आप, बड़ा काम आता है ये भी। तो ये ऊर्जा स्तर आपने जान लिए हैं, इन्हें हटा लेता हूँ मैं। और इन लाइनों को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ वैसे। अब मैं आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना के दिखा रहा हूँ। जो श्रेणी है वो कैसे कैसे बनेगी वो बता रहा हूँ मैं। ये लाइनों को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे आता तो वो है लाइमैन सीरीज। अब देखिए, लाइमन का पहला ये हो गया, लाइमन का दूसरा ये हो गया, लाइमन का तीसरा ये हो गया, लाइमन का चौथा ये हो गया, लाइमन का पांचवा ये हो गया आपका, हाँ लाइमन का पांचवा ये हो गया। तो ये जो सीरीज़ है, ये वाली जो सीरीज़ है, ये कौन सी है, इसके नीचे लिख देते हैं लाइमैन, लाइमन या लाइमैन जो भी लिखो, ये लाइमन श्रेणी हो गई। ठीक है, ये लो, सिंपल। अब बामर की बात करते हैं। ठीक है, अब बामर की बात करते हैं 2 पे। ठीक, तो देखिए ये आ रहा है, ये बामर का पहला 3 से 2, ये बामर का दूसरा 4 से 2, ये बामर का तीसरा 5 से 2, ये बामर का चौथा 6 से 2। दूसरे नंबर पे आ गया, देखिए, है ना, ये बामर है, बामर श्रेणी, ये लो। ठीक, अब इसके बाद पाषण श्रेणी नंबर 3 पे आएगी। ठीक, अब देखिए पाषण है, पाषण का पहला, पाषण का दूसरा, पाषण का तीसरा, ये आ गया, ये है पाषण। ठीक, अब इसके बाद ब्रैकेट चौथा, ब्रैकेट में, ब्रैकेट जो श्रेणी है वो कहाँ आएगी, देखो रंग बदल देते हैं थोड़ा सा, यहाँ आएगी, देखो ब्रैकेट, ये आ गई, पहला और दूसरा, है ना, ये पहला देखो 4 पे आया, 5 से पहला, है ना, और 6 से आएगा तो दूसरा। ठीक, ये श्रेणी कैसी है, ये ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट। समझ में आ रही होगी बात, है ना, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद ये फुंट श्रेणी, यानी 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे यहाँ से आ सकता है, या ऊपर से कहीं से भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, मान लीजिए 7 नंबर से आ सकता है। देखो n बराबर 7 वैसे होता नहीं है, लेकिन चलो बना दिया मैंने दिखाने के लिए, 6 नंबर तक या 5 नंबर तक होता है। परमाणु तो फैला होता है 7 नंबर तक, लेकिन हाइड्रोजन की उत्तेज अवस्था प्राप्त नहीं है 7 नंबर पे ना। परमाणु में तो आप पूरा देखेंगे तो 7 नंबर तक होता है। ठीक, तो ये जो श्रेणी है कौन सी है, ये फुंट श्रेणी है, फुंट श्रेणी। ये लो। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से श्रेणी जो है बनी हुई है। रंग में कुछ भेद पैदा हुआ है बच्चों, तो रंग ठीक कर देता हूँ। देखो ये वाला रंग बदल देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये नीला रंग का कर दिया मैंने, है ना, ताकि अलग अलग रंगों से पता लग जाए। फुंट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पाषण श्रेणी, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी। ठीक, अब एक एक लाइन का फ़र्क है। अगर 5 नंबर से ले लें तो इस पर कितनी लाइनें आएंगी, 1 2 1 2 3 4 5। अगर 6 नंबर से ले लें, है ना, अगर 6 नंबर से ले लें तो 1 नंबर कम आता है। देखो 2 से 1 पहली लाइन, 3 से 1 दूसरी लाइन, और 4 से 1, 5 से 1, ये सब लाइनें हैं।
बामर की पहली लाइन, सॉरी लाइमन की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये जब हम निकाल चुके हैं, पीछे मैंने बताया था। अब यहाँ कोई सवाल उठता है, मान लीजिए बामर की तीसरी लाइन का में जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी। बामर की तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के परमाणु में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बामर की तीसरी लाइन के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो परमाणु कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो बामर की तीसरी लाइन ये है, देखो यहाँ से चली और यहाँ तक आ गई। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखो ये 2 है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, यानी 5वीं कक्षा से दूसरी कक्षा तक आने में जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा परमाणु, जो फोटोन निकलेगा बाहर, उस फोटोन की ऊर्जा को ही कहेंगे ये वाली ऊर्जा। तो किसी भी लाइन की ऊर्जा पूछी जाए, जैसे पूछ ले ब्रैकेट की पहली लाइन, तो ब्रैकेट की पहली लाइन का है 5 से 4 है, देखो ब्रैकेट की पहली लाइन 5 से 4 है, देखो ये देखो ये रही 5 से 4। तो 5 से 4 में आने में इलेक्ट्रॉन जो फोटोन उत्सर्जित करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन नहीं परमाणु, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा ऐसा बोल देते हैं, परमाणु ही ऊर्जा लेता है, परमाणु ही देता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक। तो हालांकि पढ़ाया यही जाता है कि इलेक्ट्रॉन देता है खैर परमाणु जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा फोटोन के रूप में वो 5 से 4 तक, हम जानते हैं 5 में कितनी ऊर्जा होती है, 4 में कितनी ऊर्जा होती है, अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, ऊर्जाएं भी लिखी थी। तो ये हो जाएगी ब्रैकेट की पहली लाइन। दूसरी में 6 से 4, सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, 6 से 4 पे आने में जो ऊर्जा बनेगी वो दे देगा। तो किसी भी प्रकाश, किसी भी लाइन की ऊर्जा बताई जा सकती है, देखी जा सकती है बड़ी आसानी से। अगर हम इस पर थोड़ा सा काम कर लें, 15 मिनट का समय खर्च कर दें इसे बनाने में, इसे समझने में, और इनकी ऊर्जाएं लिख लें, ऊर्जा स्तरों की, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। और बोर्ड में इस पर 3 नंबर मिल जाते हैं हमें। कितने नंबर मिल जाते हैं बताओ? 3 नंबर। 3 नंबर का सवाल बिल्कुल हलवा आसानी से मिलता है इसके ऊपर, ठीक। श्रेणियों को देखें, हालांकि ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आती है ये चीज़। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि सवाल है इसके ऊपर, केमिस्ट्री में ये 11th क्लास में चली जाती है ना, वो बोर्ड में तो आता नहीं उसका सवाल तो यहाँ फिजिक्स में आ जाती है ये चीज़, ठीक है। चलिए ऊर्जा स्तर हो गए। अब इसी में एक सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, उसको करेंगे, ठीक। NCERT 12/6 एक उदाहरण है। धीरे धीरे इस चैप्टर का अंत हो रहा है, एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है उदाहरण 12/6। रिडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम 4 स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य को परिकलित कीजिए। रिडबर्ग का सूत्र, रिडबर्ग के सूत्र को जो है बना करके। तो रिडबर्ग का सूत्र कहाँ से आया था? रिडबर्ग का सूत्र एनर्जी जो थी, हमने जिसको 13.4 लिखा था वही सूत्र था। देखो एक बार हमने लिखा था डेल्टा ई, ये था ME4 और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, ये था N फाइनल का स्क्वायर N इनिशियल का स्क्वायर। हमने इसको क्या किया था, इस चीज़ को हमने इसको रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया था, और इसकी वैल्यू थी क्या? 1.097 मीटर में इसकी वैल्यू थी, ठीक। अब इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं। रिडबर्ग का सूत्र बन गया, ये देखो ऐसे, ये बन गया रिडबर्ग कांस्टेंट,
और ये n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर, ये आ रहा था ऐसे, और ये बन गई थी hc/λ। सिंपल ये सूत्र था। तो लाइमन की पहली चार, ठीक, पहली चार लाइनें, तो लाइमन की पहली चार लाइनें बना देते हैं। लाइमन की पहली लाइन 2 से 1, फिर 3 से 1, फिर 4 से 1, फिर 5 से 1, ठीक। तो लिख देते हैं, ये बना चुके हैं हम। लाइमन प्रथम लाइन, ठीक, कितना लिखेंगे, hc/λ r, पहली लाइन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा 2 से 1 पर, ठीक, ये हो गया लो, ठीक। अब द्वितीय लाइन या द्वितीय रेखा जो भी कहें, इसे पहली मान लेते हैं, इसे दूसरी मान लेते हैं। मैं ये निकलवा चुका हूँ आपको पहले ना, मैं इसको निकलवा चुका हूँ, 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये दूसरी लाइन है। तृतीय लाइन, अभी इसी पे बात हो रही थी हमारी, hc/λ 3 r, ये आ गया। और चतुर्थ लाइन, hc/λ 4 r, तो 5 से 1 पे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये जो r लगाया तुमने, ये hc नहीं होता इसमें, क्योंकि हमने ये hc को ले जाकर यहाँ, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ hc को, तो ये चीज़ नीचे आ जाती है। तो r जो होता है वो बेसिकली यहाँ से हटा हुआ होता है, ठीक, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो चीज़ होती है ये 1/λ के हिसाब से लगाई जाती है। तो ठीक है, hc/λ ऐसा सूत्र होता है ये वाला, है ना। तो ये hc हट जाता है यहाँ से, ये देखिए 1/λ r, क्योंकि r में hc है, r में जो होता है वो कांस्टेंट उसके अंदर होता है। तो एनर्जी पे क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे यहाँ से, ये देखिए r में वो चीज़ होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट में वो चीज़ होती है, देखिए, क्योंकि r लगा रहे हैं ना, तो ये ऐसा देते हैं इसको। ये फार्मूला हम बना चुके हैं, रिडबर्ग वाला फार्मूला है। hc नहीं लगाएंगे अब इसमें, 1/λ जो है ये पूरा ही r में होता है, और पूरा सूत्र करें तो ये चीज़ होती है। आप देख रहे हैं कि hc नीचे जाएगा तो एक कांस्टेंट बनेगा 1/λ का, वो ये सूत्र तैयार हो जाएगा। ये hc नीचे पहुंचेगा तो 1/λ बचेगा, तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है r होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसी रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.097। बाकी इसकी वैल्यू दी होती है सवालों में, ध्यान रहे, वो लगानी है आपको, वहीं से लगानी है, जो कि तुम ऐसे, ये इसकी वैल्यू होती है मीटर में। अब वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, ठीक, तो मान प्राप्त हो जाएंगे फटाफट सारे के सारे, ठीक। अब ये क्या है, लाइमन 1 से 2 है ना, ये आगे देखो, ये पहली वाली आ जाएगी λ1। लाइमन 1 से 2 आ रही है 12-18 एंगस्ट्रॉम। λ2 की वैल्यू आएगी यहाँ से, λ1 से 3 1028 एंगस्ट्रॉम। λ3 यानी 4 से 1 974.3 एंगस्ट्रॉम, और 5 से 1 पे यह आएगी λ4 951.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यानी सीधी सी बात है कि हमें बस यहाँ ये r का मान रखना है, ये r का मान हमें यहाँ रख देना है, λ आ जाएगा, ये आएगा। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, आप जानते हैं। ऐसे ही r का मान सब में रख के सबके मान हमें आ जाएंगे, ठीक। सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य है ये है, सबसे अधिक ऊर्जा इसी में उत्सर्जित होगी, ठीक। तो ये उदाहरण देना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में और इससे पहली क्लास में निकलवा चुका हूँ। भाई कितनी ऊर्जा कहाँ से कहाँ तक होती है, कितनी तरंगदैर्ध्य होती है ना, वो चीज़ हम बना चुके हैं आराम से। अगर हम फोटोन का तरंगदैर्ध्य चाहते हैं तो ऊर्जा को hc/λ लिख के, उसे इधर क्या होती है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, उसको जूल में बना के, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बना के, और hc/λ के बराबर लिख के λ निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है,
ठीक, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में गया इलेक्ट्रॉन वो पता कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है ही उसका। ठीक, तो अब चलेंगे हम 12.6 पे, बोहर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रागली द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक, इस पे करेंगे बात। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ पहले से, तुम्हें बता दूँ कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बड़ा आता है बोर्ड में ये, और अक्सर बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, भूल जाते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, है ना। पक्का इसको याद कर लेंगे, समझ भी लेंगे, याद तो करना ही है, इसको समझेंगे भी, है कुछ नहीं इसमें। ठीक, ये लो। ठीक, एनसीईआरटी में नंबर है 12/6 और बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित, बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रागली द्वारा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण डी ब्रागली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट, क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। ओके, क्वांटमीकरण यानी NH/2π। तो क्या कह रहा है कि साहब बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है NH/2π। ठीक, यानी क्वांटा, कोणीय संवेग क्वांटा है, जैसे कि फोटोन की ऊर्जा क्वांटा होती है या फोटोन को क्वांटा कहते हैं, वैसे कोणीय संवेग भी है। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, दे ब्रॉगली के अनुसार, अब हम लिख देते हैं दे ब्रॉगली के अनुसार कण में तरंग प्रकृति होती है एवं उसका एक तरंग दैर्घ्य होता है, एवं कण का, ऐसा लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो, तरंग दैर्घ्य होता है। वो कितना होता है ना, और देखें तो कितना होता है, तो ये होता है λ/h/mv। ठीक, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन mv, मास, और ये क्या है, वेलोसिटी यानी चाल या स्पीड जो भी कहें, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, mv का मान उठा लेते हैं, mv बराबर कितना हो गया, h/λ। ठीक, अब यहाँ लगा देते हैं इसको, h/λ यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो इसमें। ठीक, r बराबर NH/2π, तो h गया। ठीक, तो कितना आ गया, 2πr = n λ। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणज होती है। ठीक, तो क्या लिख देंगे,
किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर में चली गई दूरी कक्षा की संख्या का पूर्ण गुणज होती है। चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या देखो देखो, एक मिनट, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनी कक्षा में चली गई दूरी, तरंग दैर्ध्य का है ना, दूरी इलेक्ट्रॉन के दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होती है। ठीक, अब ये लिख दिया हमने 2πr बराबर n लैम्डा, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज, पूर्णांक हो गया n, जहाँ n जो है वो है कक्षा की संख्या। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ, मतलब परमाणु में नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति है, उसका तरंग दैर्ध्य कौन सा तरंग दैर्ध्य है? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। ठीक, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी ये बात पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाई कि कोई भी चलती हुई चीज़ में वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये पूरी तरह सही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पर लागू हो जाती है। इसके कुछ प्रयोग इन्होंने किए भी थे। ठीक, अब बात आई कि इसका चित्र कैसे बनेगा। हम जिस कक्षा का बनाना चाहें बना सकते हैं। अब चित्र बनाते हैं, देखो n बराबर 4 के लिए बना देता हूँ। ठीक, कैसे? एक कक्षा बना लेते हैं परमाणु की, ये नाभिक रख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये नाभिक है प्लस। ठीक, n बराबर 4 के लिए चौथी कक्षा का है, तो इसे क्या करते हैं, 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक, और इस पर 4 तरंग दैर्ध्य बना देते हैं। ये बना दिए मैंने 4 तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो 4 तरंग दैर्ध्य बन गए। 2πr = 4 लैम्डा हो गया। देखो तो एक ये क्या है, ये लैम्डा, ये देखो ऐसे। ठीक, तो ये जो हो रही है, ये जो चीज़ है, देखो ये क्या है, ये तरंग प्रकृति है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है। इनको क्या बता सकते हैं? इनको बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम। हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो दिखाने का एक प्रतीक के रूप में हम इन्हें क्या कह सकते हैं, भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के आयाम है। अब मान लीजिए मैंने इसे विद्युत क्षेत्र का आयाम बनाया, तो दूसरा किसका बना सकता हूँ, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का। ये देखो ऐसे एक आयाम और बना दिया मैंने, ये लो। तो ये जो आयाम है दूसरे वाला, ये किसका है? ठीक, ये मैंने बना दिया, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का, एक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो रंग भर रहा हूँ मैं अभी, ये विद्युत क्षेत्र वाला मान लिया। ये देखो ये रहा, ये रहा। तो ऐसे अपने चित्र बना करके अच्छा करके दिखा सकते हैं। ये देखो, तो एक विद्युत क्षेत्र हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया। 3 के लिए बना सकते हैं, 3 के लिए बना सकते हैं। 3 के लिए कैसे बनाएंगे, 3 हिस्सों में काट देंगे वृत्त को और बना देंगे। 3 के लिए बना देता हूँ, है ना, 3 के लिए इधर बना देता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा ना कैसे आया। 3 के लिए बना देता हूँ, n बराबर 3 के लिए बना के दिखा देता हूँ। 3 के लिए, 2 के लिए, जिसके लिए चाहे बना लो। ठीक, तो एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले
यहाँ नाभिक बनाएंगे, नाभिक में धनावेश दे देंगे और इस वृत्त को 3 हिस्सों में बांट देंगे। ये देखो मैंने 3 हिस्से बांट दिए। ठीक, अब बिल्कुल वैसा ही करेंगे, 1 2 3। ठीक, अब उल्टा चलेंगे थोड़ा सा, ये देखो दूसरा आ गया, एक विद्युत क्षेत्र हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, विद्युत क्षेत्र को पहले डन करते हैं, विद्युत क्षेत्र इसको मान लेते हैं, इस वाले को। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र हो रहा है, देखो ये रहा, ये विद्युत क्षेत्र है, अपनी तरफ से मान के बना दिया, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, इधर ये तो इधर ये वाला है, देखो ये रहा है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। देखो ये जा रहा है इधर को, देखो ये विद्युत क्षेत्र की का तरंग दिखा रहे हैं। अब नीचे आ जाएगा, ये देखो ये रहा, ये आ गया। यहाँ से देखा जाए तो इधर से आया, इधर से आ जाएगा, ये देखो ये रहा, इधर से दूसरी तरफ आ जाएगा, ये रहा, देखो ये बन गया विद्युत क्षेत्र। ठीक, 3 तरंगदैर्ध्य हैं, 1 2 3। ठीक, अब क्या बनाएं, अब बना दें चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरे वाला जो बचा हुआ हिस्सा है उसे चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे। ये देखो ये रहा, ये चुंबकीय क्षेत्र का बना दिया। लो ये बना रहा हूँ, देखो चुंबकीय क्षेत्र वाला बना रहा हूँ अब, और ये रहा। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, बना दो ऐसे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो प्रतीक ही तो है, ये प्रतीक ही तो है, एक दिखाने का एक तरीका है बस। ये देखो ऐसे, ये बन गया। लो ठीक, ये 3 के लिए बन गया। 2 के लिए बनाओ, 2 तरंगदैर्ध्य बनेंगे, एक ये बनेगा। वृत्त को 2 हिस्सों में काट दोगे ना, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक में कुछ बनेगा ही नहीं, एक में एक वृत्त ही बनेगा बस। ठीक, तो ये है तरंग प्रकृति है इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों तरफ, उसमें तरंग प्रकृति है, लेकिन इसको पूरी तरह तरंग नहीं कह सकते। ये दे ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य है, दे ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य है। और इसका जो चली गई दूरी है इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, 2πr, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है। यह तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होती है। जो पूर्ण गुणज है, पूर्णांक है, ये क्या है, यह कक्षा की संख्या है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दे रखा हो, दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दे रखा हो, तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य नहीं है। ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में पूरी तरह वो तरंग है, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। ये बात अब तक सिद्ध नहीं हो पाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है। ठीक हो गया, चलिए डन हो गया। अब इसके बाद हम सीधे आ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर और शुरू करेंगे अभ्यास अपनी अगली क्लास में। ठीक, और इसमें कुल मिला के 17 सवाल हैं, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है ये। 10 नंबर तक के सवाल बहुत ही बढ़िया हैं, बोर्ड में आने वाला सवाल है। 10 नंबर तक का सवाल बोर्ड में आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 7 सवाल थोड़े मुश्किल हैं, अतिरिक्त अभ्यास है इसमें। मिलते हैं अगली क्लास में।